यूरोप के एकदम दिल में बसा एक देश, एक ऐसी जगह जिसने बड़ी बड़ी ताकतों को आते जाते देखा, लेकिन अपनी पहचान कभी नहीं खोई। आज हम बात करेंगे चेक गणराज्य की और उसकी इनक्रेडिबल कहानी की, उसकी रेजिलियंस की। तो सवाल ये उठता है कि आखिर साम्राज्यों के इस चौराहे पर खड़ा एक देश 1000 साल तक कैसे टिका रह सकता है। मतलब ये कैसे मुमकिन है। यही वो पहेली है जिसे हम आज सुलझाने की कोशिश करेंगे। तो चलिए एक नज़र डालते हैं इस पूरे सफ़र पर। देखिए, कहानी शुरू होती है 9वीं सदी के ग्रेट मोराविया से। फिर आता है 12वीं सदी में बोहेमिया का शक्तिशाली साम्राज्य। उसके बाद 16वीं सदी से हैब्सबर्ग का लंबा दौर। 1918 में बनता है चेकोस्लोवाकिया और आखिरकार 1993 में हमें मिलता है आज का चेक गणराज्य। क्या कमाल की जर्नी है ना? तो चलिए कहानी की शुरुआत से शुरू करते हैं, एकदम जड़ों से, यानी तब से जब स्लाव कबीले यहाँ आकर बसे और यहीं से ग्रेट मोरेवियन साम्राज्य ने शक्ल ली और प्रेम्स्लिड राजवंश ने बोहेमियन राज्य की नींव डाली। देखिए, 9वीं सदी का ये ग्रेट मोरेवियन साम्राज्य सिर्फ कोई आम राज्य नहीं था। ये तो सेंट्रल यूरोप का पहला बड़ा स्लाव स्टेट था, एक तरह का पुल जो पूर्वी और पश्चिमी ईसाई धर्म को जोड़ता था। और यहीं पर सिरिल और मेथोडियस जैसे मिशनरी आए, और वो सिर्फ धर्म नहीं बल्कि एक लिखी हुई भाषा भी लाए। सोचिए, इसने इस पूरे इलाके को कैसे बदल दिया होगा। अब आगे बढ़ते हैं और सीधे चलते हैं बोहेमिया के गोल्डन एज में। ये वो वक्त था जब प्राग एक शाही राजधानी के तौर पर चमक रहा था, और इस चमक के पीछे था लग्जमबर्ग राजवंश और उसका एक जबरदस्त शासक। ये नाम याद रखिए, चार्ल्स चतुर्थ। इनका शासनकाल मतलब 1346 से 1378 तक सच में कमाल का था। इन्होंने प्राग को सिर्फ राजधानी नहीं बल्कि पवित्र रोमन साम्राज्य का केंद्र बना दिया। यहीं पर 1348 में चार्ल्स यूनिवर्सिटी की नींव रखी गई। मशहूर चार्ल्स ब्रिज और सेंट वाइटस कैथीड्रल, ये सब उन्हीं की देन है। प्राग को यूरोप का सांस्कृतिक और राजनीतिक दिल बनाने वाले यही थे। वाकई इसे गोल्डन एज कहना बिल्कुल सही है। लेकिन इतिहास हमेशा एक जैसा नहीं रहता है ना। गोल्डन एज के बाद आया चुनौतियों का दौर। एक धार्मिक सुधारक यान हुस ने एक ऐसी चिंगारी भड़काई जो विद्रोह की आग बन गई, और इसी उथल-पुथल ने हैब्सबर्ग शासन के लिए दरवाजे खोल दिए। एक ऐसा दौर जो सदियों तक चला। तो ये झगड़ा था किस बात पर? एक तरफ थे हुसाइट्स, यान हुस के फॉलोअर्स, और दूसरी तरफ कैथोलिक चर्च। हुसाइट्स चाहते थे कि प्रार्थना उनकी अपनी चेक भाषा में हो, न कि सिर्फ लैटिन में। वो चर्च में फैले भ्रष्टाचार को खत्म करना चाहते थे। तो ये सिर्फ एक धार्मिक लड़ाई नहीं थी, ये अपनी पहचान, अपनी भाषा, अपनी संस्कृति की लड़ाई थी। और इसी से शुरू हुए भयानक हुसाइट वॉर्स। और फिर 1618 में एक ऐसी घटना हुई जिसने सब कुछ बदल दिया। इसे कहते हैं डिफेनेस्ट्रेशन ऑफ प्राग। हुआ ये कि कुछ नाराज प्रोटेस्टेंट अमीरों ने 2 कैथोलिक गवर्नरों को प्राग कैसल की खिड़की से बाहर फेंक दिया। सुनने में अजीब लगता है ना, लेकिन इसी एक घटना ने पूरे यूरोप में 30 साल तक चलने वाले एक भयानक युद्ध की शुरुआत कर दी। और उस युद्ध का नतीजा, ये नंबर देखिए, -33%। ये कोई छोटा मोटा आंकड़ा नहीं है। इसका मतलब है कि चेक जमीनों की 1/3 आबादी, 1/3, खत्म हो गई। ये एक ऐसी तबाही थी जिसका असर सदियों तक महसूस किया गया। वैसे तो हैब्सबर्ग के दौर को डार्क एज भी कहा जाता है, लेकिन एक मजेदार बात बताऊं, आज दुनिया भर में जो डॉलर शब्द इस्तेमाल होता है उसकी जड़ें यहीं बोहेमिया में हैं। जी हाँ, डॉलर शब्द टोलर से निकला है, जो यहीं के एक शहर जाकीमोव में बनाया जाने वाला चांदी का सिक्का था। है ना कमाल की बात? तो सदियों की जर्मनाइजेशन के बाद 19वीं सदी में एक नई सुबह हुई। इसे कहते हैं चेक नेशनल रिवाइवल। ये एक आंदोलन था अपनी भाषा, अपनी संस्कृति, अपनी पहचान को फिर से जगाने का, उसे वापस पाने का। और ये रिवाइवल हर तरफ था। जोसेफ जंगमैन जैसे विद्वानों ने भाषा को एक नया रूप दिया, उसे सहेजा। फ्रांतिशेक पालाकी ने चेक लोगों का इतिहास लिखकर उनके गौरव को जगाया। प्राग में नेशनल थिएटर खुला, और तो और ये इलाका ऑस्ट्रियन साम्राज्य का एक इंडस्ट्रियल पावर हाउस भी बन गया। इन सब ने मिलकर आज़ादी की ज़मीन तैयार की। अब आते हैं 20वीं सदी पर, और ये सदी चेक लोगों के लिए किसी रोलर कोस्टर राइड से कम नहीं थी। आज़ादी मिली, लेकिन बहुत थोड़े वक्त के लिए।
इसके बाद उन्हें 2 भयानक तानाशाही ताकतों का सामना करना पड़ा, पहले नाजीवाद और फिर साम्यवाद। जरा इस टाइमलाइन को देखिए, कितनी तेजी से चीजें बदली। 1918 में आजाद चेकोस्लोवाकिया का जन्म हुआ, 1938 में म्यूनिख समझौते ने उसे तोड़ दिया, 1948 में कम्युनिस्टों ने तख्ता पलट कर दिया, फिर 1968 में आया प्राग स्प्रिंग, उम्मीद की एक किरण, जिसे कुचल दिया गया, और आखिरकार 1989 में हुई वेलवेट रेवोल्यूशन, मतलब उथल-पुथल की एक पूरी सदी। ये जो प्राग स्प्रिंग था ना 1968 का, ये उम्मीद की एक छोटी सी खिड़की थी। अलेक्जेंडर डुबचेक मानवीय चेहरे वाला समाजवाद लाना चाहते थे, मतलब थोड़ी आज़ादी, थोड़ी नरमी। लेकिन वॉर्सो पैक्ट के टैंकों ने इस उम्मीद को बेरहमी से कुचल दिया, और इसके बाद 2 दशक और सख्त कम्युनिस्ट शासन के। और फिर आया 1989 और हुई वेलवेट रेवोल्यूशन। बिना एक गोली चले, बिना खून खराबे के कम्युनिस्ट शासन का अंत हो गया, और यहीं से शुरू हुआ आज के आज़ाद और लोकतांत्रिक चेक गणराज्य का सफ़र, यूरोप में वापसी का सफ़र। तो देखिए, ये सब हुआ कैसे। सबसे पहले 1989 में वेलवेट रेवोल्यूशन हुई। इसके बाद हुए आज़ाद और निष्पक्ष चुनाव। फिर 1993 में हुआ वेलवेट डिवोर्स, जिसके बारे में हम अभी बात करेंगे। और आखिर में चेक गणराज्य नेटो और यूरोपियन यूनियन का हिस्सा बनकर यूरोप में पूरी तरह से लौट आया। ये जो वेलवेट डिवोर्स है, ये दुनिया के इतिहास में एक मिसाल है। सोचिए, एक देश 2 हिस्सों में बट रहा है, चेक गणराज्य और स्लोवाकिया, और वो भी बिना किसी लड़ाई झगड़े के, पूरी तरह शांति से, बातचीत के जरिए। इसलिए इसे वेलवेट डिवोर्स यानी मखमली तलाक कहते हैं। और आखिर में ये एक बात जो इस पूरे इतिहास का सार है, सदियों के विदेशी प्रभुत्व के बावजूद चेक लोगों ने अपनी सांस्कृतिक पहचान और लोकतांत्रिक आकांक्षाओं को बनाए रखा। मतलब हालात चाहे जैसे भी रहे हों, उन्होंने अपनी पहचान और आज़ादी की उम्मीद को कभी मरने नहीं दिया। तो हम घूम फिरकर वहीं आ गए जहां से हमने शुरुआत की थी। हमने देखा कि कैसे ये देश हर मुश्किल से लड़कर खड़ा रहा। पर अब यूरोप के दिल में बसे इस राष्ट्र के लिए अगला अध्याय क्या होगा? भविष्य में इसकी कहानी कौन सा मोड़ लेगी? ये एक बड़ा सवाल है।